और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं या आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वैश्यवाणी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो बताइएगा कि वैश्यवाणी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो अवधी है। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी भाषा का विकास जो है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो देवनागरी लिपि का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है वो जयभट्ट के शिलालेख पर मिलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, वर्ण रत्नाकर वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? तो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला देखते हैं, दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो दामोदर शर्मा की कृति है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का जो पहला कवि माना जाता है स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। तो गलत जोड़ा कौन है? तो गलत जोड़ा है दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर। तो गलत है यहाँ दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर, क्योंकि वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के नागर उपनागर योम ब्राचट भेद किसने किए हैं? तो अपभ्रंश के नागर उपनागर एवं ब्राचट भेद जो किया है वो मार्कंडेय ने किया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो अपभ्रंश का व्याकरण है शब्दानुशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान में हुआ था, किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बोली जाने वाली जो बोली है फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो लहदा भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगला देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है असत्य कौन सा कथन है। तो यहाँ बी कथन जो है ऑप्शन बी ये आपका असत्य है। बांग्ला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ये गलत है पूरा। अर्थात यहाँ विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। और सिंधी भाषा का विकास ब्राचट अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है। तो गलत कथन है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। अगला देखते हैं, अपभ्रंश का साहित्यिक भाषा, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल भाषा कौन सी थी? तो अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा थी वो थी देश भाषा। अगला है, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो राम भक्ति शाखा से जो संबंधित नहीं है वो है चित्रावली। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मार या बिहड़ी महरूकंत यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है मंजू कवि की। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ा छाटिए। तो स्वयंभू की रचना पाउंचर्यु, यही आपका सही है। पाउंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की।
अगला देखते हैं, सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? तो सत्यवती कथा के रचनाकार हैं ईश्वर दास। कौन है? ईश्वर दास। अगला देखते हैं, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया जो महाकाव्य वो क्या है? तो 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? तो पद्मावत की रचना हुई। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इन पुस्तकों का रचना काल सुमेलित कीजिए। तो पद्मावत जो है 1540 में रचा गया है। मधुमालती ये रचा गया 1545 में। मृगावती 1503 में। चंदायन 1379 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो जो है मृगावती ये ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। अगला देखते हैं, ना किस वर्ग का व्यंजन है? तो ना जो है वो दंत वर्ग का व्यंजन की श्रेणी में आता है। अगला देखते हैं, इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? तो इंदु पत्र का संपादन जो किया था वो प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, मतवाला के संपादक इनमें से कौन है? तो मतवाला के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं संपादक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास जी थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बाद में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। अगला है, श्रद्धाराम फुलेरी किस प्रांत के निवासी थे? तो श्रद्धाराम फुलेरी जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे लिखा वो पंजाब के निवासी थे। अगला देखते हैं, निम्न जोड़े में से असत्य को छाटिए। तो देखिए, राम प्रसाद निरंजनी इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। कविगंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। सदल मिश्र की रचना है नास्कित उपाख्यान। मुंशी सदा सुखलाल की रचना प्रेम सागर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिप सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में जो लिप सुधार समिति की समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। गा व्यंजन कौन सा है? तो कंठ व्यंजन की श्रेणी में गा को रखेंगे। पहले को डी से मिलाते हैं। इसके बाद धा आपका दंत व्यंजन की श्रेणी में आएगा। इसके बाद ला आपका अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आएगा और चा आपका आएगा तालब व्यंजन की श्रेणी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, इनमें से मानक रूप क्या है? तो मानक रूप पूछा जा रहा क्या नहीं है, इसमें पूछा जा रहा मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? तो मानक शुद्ध रूप तिरेपन नहीं है, बाकी ये तीनों मानक शुद्ध रूप के उदाहरण हैं। अगला, अष्टायाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन है? तो अष्टायाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले जो लेखक हैं नाभादास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, काशी नागरी परचाड़ी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काशी नागरी परचाड़ी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे बाबू राय कृष्ण दास। अगला है, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो कचहरियों में देवनागरी भाषा का प्रयोग 1900 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा हिंदी नहीं है। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राजभाषा हिंदी है। अगला देखते हैं, नागरी परचाड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो नागरी परचाड़ी सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? तो ये बहुसंख्यक लोगों की भाषा जो कहलाती है उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजभाषा आयोग के गठन संविधान के धारा 344 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर अर्थात इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन है? तो कवि वचन सुधा के संस्थापक इनमें से बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। अगला है, निम्न बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो चलिए इन बोली को उनके क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित करते हैं। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी में। अवधी बोली जाती है लखनऊ में। और ब्रज बोला जाता है कहाँ पे? आगरा में। कन्नौजी बोला जाता है इटावा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो कुमाऊनी जो है वो उत्तरांचल उत्तराखंड की बोली है। अगला प्रश्न है, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव और रायबरेली जिले में जो बोली जाती है वो अवधी बोली जाती है। मेरठ सहारनपुर बिजनौर में कौन सी बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर जो है खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में जो ग्रंथ रचा गया वो हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।